रियासती हुकूमत ने आज 32 डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस के रुतबे के अहदेदारों को एडिशनल सुप्रीटेंडेंट पुलिस के अहदे पर तरक्की दी है। इनमें एसीपी फलकनुमा एम ए रशीद, एसीपी मलकाजगिरी जी संदीप और एपीएसपी 17वीं बटालियन सिलसिला के मोहम्मद अशफाक भी शामिल हैं, जबकि 60 इंस्पेक्टरों को डीएसपी के अहदे पर तरक्की दी गई है। उनमें रचागुंडा पुलिस कंट्रोल रूम के इंस्पेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, एसबी मलकाजगिरी के इंस्पेक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन जावेद और बेगमपेट के इंस्पेक्टर टीएस उमा महेश्वर राव शामिल हैं। आने वाली बल्दी इंतखाबात के पेश नजर सिटी बीजेपी के अहदेदारों और असम्बली अलखजात के कन्वीनर्स का इजलास आज बरकतपुरे में मुनक्किद हुआ। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने पार्टी कायदीन को बल्दी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर देने की हिदायत दी। सदर सिटी बीजेपी एन रामचंद्रा एमएलसी ने सदारत की। इजलास में टी राजेश्वर राव, वेंकट रेड्डी, श्याम सुंदर गौड़, भंवरलाल वर्मा, श्रीधर रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, ए जतंदर, रमन गौड़ और के सतीश वगैरह ने शिरकत की। जीएमसी के मेयर बी राम मोहन ने आज बल्दिया से मुतालिक अदालती मुकदमों के बारे में जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि इन मुकदमात की आदिलाना यकसूरी के जरिए तरक्याती कामों में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि बेशतर काम मुकदमात और अदालती कशाकश के सबब मुतासिर हुए हैं। इजलास में कमिश्नर डी लोकेश कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज दरगाह हजरत हकीम शाह बाबा में नमाज जुमा अदा की और उसके बाद मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई। उन्होंने इस मौके पर अवैसी बरादरान की दराजी उम्र और बारिश के लिए भी दुआ की। उनके हमरा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। खैरताबाद में सबसे बड़ी गणेश मूर्ति बिठाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस सिलसिले में उन्हें आवाम के तमाम तबकात का ताउन मिल रहा है। खैरताबाद की गणेश मूर्ति शहर की सबसे बड़ी मूर्ति समझी जाती है, जिसका साइज 30 फीट बताया गया है। हालांकि पुलिस और जीएमसी ने 23 फीट से ऊंची मूर्ति न बिठाने की हिदायत दी है। గణేశోత్సవ సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఇక్కడ భారీ గణపతిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. శిల్పి రాజేంద్రన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఖైరతాబాద్ లో ఎవరైతే విగ్రహం తయారు చేస్తారో వారే ఇక్కడ కూడా విగ్రహం తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం విశిష్టత ఏంటంటే స్వామివారిని శ్రీకృష్ణుడి అవతారంలో ఏర్పాటు చేశాం. ఇక్కడ విగ్రహం పేరు కూడా గోకుల గణపతి. ఎందుకంటే ద్వాపర యుగంలో దశావతారాల్లో శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో 8వ అవతారంగా శ్రీకృష్ణ అవతారం ఎత్తాడు. ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారం మేము ఎందుకు పెట్టామంటే కూడా ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ చర్యలు అన్నిటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ దేశంలో సెక్యులర్ దేశమైనా కూడా ప్రజలందరూ సమానంగా ఉండాలి, ఎటువంటి అసమానతలు ఉండకూడదు, జాతి మత కుల భేదాలు ఉండకూడదని ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వాలు లీడ్ చేస్తున్నాయో వాటిని సమర్థిస్తూ శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఏదైతే చెప్పాడో అందరూ సమానమే, అందరూ ఒకటే, మన బంధువులు అనుకుంటే బంధువులే, శత్రువులు అనుకుంటే శత్రువులే అని ఏదైతే వారు గీతలో చెప్పారో శ్రీకృష్ణుడు, దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరి ఇప్పుడున్న కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం శ్రీకృష్ణ అవతారంలో విఘ్నేశ్వరుని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి ప్రజలందరికీ కూడా మా సందేశం ఏంటంటే కుల మత భేదాలు లేకుండా
ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ భారతదేశ భూభాగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్వామివారి కృపా కటాక్షంతో అందరం కలిసిమెలిసి ఒక బాయిగా అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి ఉండాలని ఈ స్వామివారిని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. దానికి మాకు 10 లక్షలు ఖర్చు వచ్చింది. ఈ విగ్రహం హైట్ వచ్చేసి 30 అడుగులు. ఇంకా దీనికి తుది మెరుగులు రేపు సాయంత్రానికి పూర్తవుతాయి. ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి కూడా 3 రోజులు భక్తులు సందర్శనార్థం స్వామివారిని చూడొచ్చు వచ్చి. అదేవిధంగా 2వ తారీఖు నాడు పొద్దున్నే 9:30 నుంచి 10:30 మధ్యలో స్వామివారి విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి. ఎవరైనా భక్తులు పూజలు చేసుకుంటే పొద్దున్న నుంచి 6 నుంచి 10 దాకా, సాయంత్రం 6 నుంచి 10 దాకా ఇక్కడ గుడిలో ఉన్న మాదిరిగానే పూజారులు ఉంటారు. ముందస్తుగా వచ్చి మీరు ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ పూజలు కూడా చేసుకోవచ్చు. 10 సంవత్సరాలుగా ఈ దిల్సుఖ్నగర్ కమలానగర్ కాలనీ వినాయకుడిని తయారు చేస్తున్నా. యాక్చువల్గా నేను చేసేది ఎవ్రీ ఇయర్ హైదరాబాద్ వినాయకుడు, కానీ వీళ్ళు 10 సంవత్సరాల ముందు ఒకసారి వచ్చి వినాయకుడు చేయాలంటే ఒకసారి చేశాను. దాని తర్వాత వీళ్ళు పద్ధతులు పూజలు కార్యక్రమం కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా చక్కగా చేస్తారు. కాబట్టి ఈ వినాయకుడిని ఎలాగైనా చేయాలని చెప్పి హైదరాబాద్ వినాయకుడితో పాటు ఈ వినాయకుడు చేయడం జరుగుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఈ తులసి శ్రీనివాస్ ఒక థీం చెప్తారు. ఆ థీం ప్రకారం ఇక్కడ వినాయకుడు డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈసారి ఈ వినాయకుడిని కృష్ణుడు రూపంలో కావాలని చెప్పి ఆయన అడగడం జరిగింది. దాని తర్వాత నేను డిజైన్ చేసి ఆయనకి డిజైన్ పంపించింది. ఆయన ఓకే అయిన తర్వాత ఈ వినాయకుడు దాదాపు 1 నెల ముందు మొదలు పెట్టడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 40 నుంచి 50 మంది ఆర్టిస్టుల్ని పెట్టుకొని రాత్రి పగలు చేయడం జరిగింది. పూర్తిగా ఈరోజు ఈ నేత్ర ఓపెనింగ్ చేసి ఈరోజు ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. రేపు నుంచి వాళ్ళ అలంకరణ ఐటమ్స్ అంతా సెట్ చేసుకుంటారు. ఎల్లుండి పూజ 2వ తారీఖు పూజకి రెడీ అవుతుంది. याकूतपुर में एक टिप्पर की टक्कर से एक 12 साल तालिब इल्म मोहम्मद मोइजुद्दीन असलम बरसर मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि बागे जहाना का रहने वाला ये लड़का इस्लामिया कॉलेज को जा रहा था कि पीछे से टिप्पर ने टक्कर दे दी। पुलिस रनबाजान ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लारी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पंजागुट्टा पुलिस ने गाड़ियों और फोन के एक सारिक शेख फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर करुणाकर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि एक आदि सारिक था और माजी में पीडी एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गांधी हॉस्पिटल में इलाज व माइलेजी के नाक़िस सहूलतों की शिकायत के आम होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने आज दवाखाने के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ विभाई अमराज आम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ गांधी हॉस्पिटल का अमला अपने फ़राइज़ की ड्यूटी में गफलत बरत रहा है। గాంధీ హాస్పిటల్లో ఇది తెలంగాణలోనే చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి హాస్పిటల్. కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి రాగానే ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా మార్చుతానని చెప్పేసి అనేక రకమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికీ ఈ హాస్పిటల్కి తెలంగాణలోనే కాదు ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఉభయ రాష్ట్రాల నుంచి అనేక మంది దాదాపు 2000 నుంచి 3000 మంది రోగులు ప్రతిరోజు ఈ హాస్పిటల్కి రావడం జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఈ హాస్పిటల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేక అనేక మంది బిక్కుమంటూ హాస్పిటల్లో ఆరోగ్యం పాడైపోతుందని ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు. అనేక మంది పేదవాళ్ళు హాస్పిటల్కి వస్తూ ఉంటే కనీసం పేషెంట్లకి సరిపడినటువంటి మందులు రాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెడికల్ షాపులని పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మెడికల్ షాపులతో డాక్టర్లు యాజమాన్యం కుమ్మక్కై ఈరోజు పేషెంట్ల యొక్క జీవితాలతో ఆడుకుంటా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది అన్ని హాస్పిటళ్లకి అన్ని రకాల మందులని దానికి సరిపడ బడ్జెట్ ని కేటాయిస్తా ఉన్నాం, అన్ని మందులు ఇస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ అర్థం కాదు ఏంటంటే హాస్పిటల్లో రోగులందరికీ సరిపడ మందులు హాస్పిటల్లో ఎందుకు రావట్లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే హాస్పిటల్లో ఈరోజు డాక్టర్లు కావచ్చు, అన్స్టాఫ్ అందరు కూడా చాలా ఖాళీ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా పోస్టులని ఖాళీ చేయట్లేదు. దాదాపు 7 వార్డులలో దాదాపు 15 రోజుల పాటు సర్వే చేశాం. ఒక్క వార్డులో కూడా టాయిలెట్స్లలో వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు. అట్లా మొత్తం కంపు వాసన వస్తూ ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి రోగులు కావచ్చు, పేషెంట్ల కోసం వచ్చిన అటెండర్లు కూడా కనీసం వార్డులలో నిలబడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇట్లాంటి అనేక రకమైనటువంటి సమస్యలు గాంధీలో ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించాలని చెప్పి డివైఎఫ్ఐ మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. వీటిని పరిష్కరించకపోతే రాబోయే కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయబడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం.
చేయాలి. కప్పు కొడుతున్న హాస్పిటల్లో మూత్రశాల. नारदौल की पुलिस टास्क फोर्स ने आज चिलकलगुड़े में गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1.5 किलो गांजा जब्त किया। मुलजिमीन के नाम वीरेंद्र सिंह और श्रीनिवास साई बताए जाते हैं। इंस्पेक्टर के नागेश्वरा की निगरानी में टास्क फोर्स की टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। शहर में हुई आज बारिश के बाद जियागुड़े के इलाके के कई घरों में पानी आ जाने की शिकायत मिली है। मकीनों का कहना है कि मकामी कारपोरेटर जिनका ताल्लुक टीआरएस से है कई बार इस मसले के हल का तयखुन दे चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा जियागड़ा का कॉलोनी में पूरा पानी भर जा रहा और कोई आके कारपोरेटर देख रहा नहीं, कोई गवर्नमेंट सर्विस कुत्ते की जिंदगी तो भी अच्छी है, गरीबों की जिंदगी हो रही, कोई आके देख रहा नहीं, कर रहा नहीं। जियागड़ा बल्दिया कॉलोनी में कोई कारपोरेटर देख रहा ना, कोई देख रहा, गवर्नमेंट सर्विस भी आकर लगा देख रहा नहीं, कर रहा नहीं। पूरे स्कूलों में जा रहे बिगड़ते जा रहे, गिरी जाए 5-6 बच्चे, कोई देखने वाला कोई भी नहीं आया, गरीबों में कौन सुनता क्या था। मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। ये पानी ऐसा ठहर रहा, घर में पूरा घुस गया, मेरे खाने के पर पूरा चावल में पूरा आटे में पूरा पानी पानी हो गया। कौन आते नहीं देखते नहीं, यहाँ पर पूरा कैसा हो गया। इससे पहले भी 2 बार घुस गया पानी, बोले तो सुन रहे नहीं। लाइट नहीं है यहाँ पर, 1 महीने से लाइट नहीं है। लाइट के पास 10-12 जने को बोले तो भी नहीं सुन रहे। क्या है ये, कुछ बोलने वाले कोई भी नहीं है गली में। जरा आप कुछ तो भी करो। मेरी तरकारी 2000 की तरकारी रोज का रोज लाके करके खाने वाले हम, वो भी तरकारी पूरा पानी में बह गई, सरका हो गई। किरानी दुकानों में घुस गया पानी, पूरा परेशान है यहाँ पर। जरा तुम कुछ तो भी करो। कारपोरेटर गवर्नमेंट वाले भी नहीं सुन रहे। फिर यहाँ पर इतना पानी भर रहा, स्कूल के बच्चे आ रहे, स्कूल के बच्चों को बुखार आ रहे, एक पानी में से जा रहे, चिक्कड़ में से जा रहे, तो गवर्नमेंट के आदमी भी कोई नहीं देख रहे। जरा आप तो भी कुछ तो भी करो आके। कोड़ंगल में टिमरिस स्कूल के तलबा नाकिस ग़िज़ा की सरबराही के सबब बीमार हो जाने की शिकायत के चलते मजलिसी लीडर सुल्तान बहाउद्दीन ख्वाजा ने स्कूल का मायना किया और तलबा की परेशानियों और तकालीफ के बारे में मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि इस स्कूल के चंद तलबा समय से ग़िज़ा का शिकार हो गए थे। ख्वाजा बहाउद्दीन ने तलबा में चॉकलेट भी तकसीम किए। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी वजारत फाइनेंस ने अवामी शोबे की 10 बड़ी बैंकों के इंतजाम का ऐलान किया है। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में जम हो जाएगी। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में जम किया जा रहा है। सिंडिकेट बैंक को कनाडा बैंक और यूनियन बैंक में जम किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवामी शोबे की 12 बैंकें बाकी रह गई हैं जिनकी इनफरादी शिनाख्त
बाकी है। 2017 में आवामी शोबे की 27 बैंकें थी जो अब घटकर 12 रह जाएंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता साल विजय बैंक और दीना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में जम किया गया था। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत अवामी शोबे की बैंकों में 55,000 करोड़ रुपए मशगूल करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीआरएस के बशमूल 6 इलाकाई जमातों को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि क्यों ना उनकी इलाकाई और मुसल्लमा हैसियत को खत्म कर दिया जाए। इन जमातों पर इल्जाम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की दरकार 5 शराइत की तकमील नहीं की है। दीगर जमातों में आरएसपी, तमिलनाडु की पीएमके और सिक्किम और मिजोरम की 2 इलाकाई जमातें शामिल हैं। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने शाहजहांपुर से मकबूल लड़की को राजस्थान से बरामद करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर स्वामी चिन्मयानंद की जानिब से हिरासा किए जाने के इल्जाम लगाने के बाद से यह लड़की लापता हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच ने इस लड़की के साथ बंद कमरे में बातचीत की और फिर आगे की कार्रवाई का फैसला करने का ऐलान किया है। मरकजी ममलकती वज़ीर रेलवे सुरेश अंगड़ी ने आज तिरुपति रेलवे स्टेशन की तजदीदों के काम का मुआयना किया। उन्होंने स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की तामीर के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि तिरुपति स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे का अहम स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर सालाना लाखों अफराद आते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर जी मल्लैया, डिविजनल रेलवे मैनेजर आलोक तिवारी और गुंतकल डिवीजन के अहदेदार भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि हुकूमत मुल्क भर में 12,500 आयुष मराकज़ कायम करेगी और जारी साल के अख्ताम तक उनमें से 4,000 सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे। योगा के फ़रोग़ में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में योगा अवार्ड्स की दिल्ली में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने बताया कि पूरे मुल्क में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायम किए जाने का मंसूबा है। उन्होंने फिट इंडिया तहरीक के लिए आयुष और योगा को अहम सुतून करार देते हुए कहा कि महात्मा गांधी भी नीरव पृथ्वी पर यकीन रखते थे। फिट इंडिया मुहिम के आगाज के दूसरे ही दिन इस तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म ने मसरत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 12 यादगारी स्टैम्प भी जारी किए। अवार्ड याफ्तागान में इटली की एंटोनियो रोजी, जापान के कैनरो केशन कमूरा और बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी शिवा दयाकम सरस्वती काबिल जिक्र हैं। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान श्रीपाद यशो नायक जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, पुरस्कार पाने वाले सभी साथी, आयुष अभियान से जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स, अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, देश में फिट इंडिया मूवमेंट उसकी शुरुआत के अगले ही दिन आयुष और योग से जुड़े कार्यक्रम में आना, मैं मानता हूं एक अद्भुत संयोग है। आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के बड़े मजबूत पिलर है। साथियों, आज यहां 3 कार्यक्रम हुए हैं। 2 हमारी परंपरा, हमारी विरासत के पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हैं और एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आज हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लॉन्च किया गया है और इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल हरियाणा के गांवों में यात्रा चल रही है उनकी, और लगातार वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, और उसका परिणाम मैं देख रहा था कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज खराब हो गई। ये हम लोगों का प्रोफेशनल हजाड़ है। चुनाव के दिनों में मुझे भी इस मुसीबत से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक रहस्य मैं बता दूं, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, ये तीनों का मैं भरपूर उपयोग करता हूं, और उसी के कारण मेरी गाड़ी चल जाती है। तो हरियाणा में भी अब आयुष के वेलनेस सेंटर शुरू हुए हैं। मैं मनोहर लाल जी को कहूंगा कि जरा गले को ठीक करवाइए वहां जाके। मुझे योग के साधकों, योग की सेवा करने वालों, दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले साथियों और संस्थाओं को पुरस्कार सौंपने का मौका भी मिला है। इनमें इटली और जापान के भी साथी हैं, जो दशकों से योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। एंटोनिएटा रोंजी, उन्होंने बीते 4 दशकों से पूरे यूरोप में सर्व योग इंटरनेशनल के जरिए योग के प्रचार प्रसार में एक प्रकार से 100% डेडिकेशन, बहुत बड़ा योगदान किया। इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंद्र हैं, और ये संस्था भी करीब करीब 40 साल से जापान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है। पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं, और उनकी ये सेवाएं, उनका ये मिशन समाज जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में बहुत ही सफलता प्राप्त करे, इसकी मैं कामना करता हूं। कुछ देर पहले आयुष पद्धति को समृद्ध करने वाली 12 महान हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये वो साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के उपचार में लगा दिया। किसी ने योग को माध्यम बनाया, तो किसी ने आयुर्वेद को, किसी ने यूनानी से जनसेवा की, तो किसी ने होम्योपैथी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया। मैं डाक विभाग को विशेष रूप से बधाई दूंगा, और 2 कारण से। डाक टिकट कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर बना उसके बाद थोड़ी निकल रही है। डाक टिकट तो पहले से चल रही है। भारत आजाद हुआ उसके पहले से डाक विभाग चल रहा है, लेकिन नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मछलियों की नुमाइश एक्वा इंडिया का इफ्तिताह किया और बताया कि हिंदुस्तान मछलियों की अफजाइश करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 47,000 करोड़ रुपये की मछली एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि कई एशियाई ममालिक
मछलियों के कारोबार पर इंहिसार करते हैं। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव के बशमूल कई आलादार इस एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव, Honorable Minister of Animal Husbandry and Fisheries, Government of Telangana, Sri Mopidevi Venkataramana Rao, Honorable Minister of Animal Husbandry and Fisheries, Marketing, Government of Andhra Pradesh, Sri Banda Prakash, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Dr. Ranjit Reddy, Member of Parliament, Lok Sabha, Sri Sanjay Raut, Member of Parliament, Rajya Sabha from Maharashtra, Member MPEDA, Sri K.S. Srinivas, Chairman MPEDA, Sri V. Padmanabham, President Seafood Exporters Association of India, my dear brothers and sisters who are all here to participate in this conference. I am delighted to inaugurate the 5th Aquaria India, India's international aquaculture show, organized by the Marine Products Export Development Authority, that is MPEDA. Fisheries is very close to my heart because a great part of my younger days of my public life has been entwined with the activities related to the welfare of the coastal people in my home state, Andhra Pradesh at that time. As you know, Asia is the largest fish producer in the world, and in 2016, 85% of the global population engaged in the fisheries and aquaculture sector was in Asia. That's a matter of pride for all of us. In India, only after independence in 1947 was fisheries recognized as a sector with great potential for growth. Mechanization commenced in the year 1950, which was revolutionized harvest and post-harvest activities. Today, India is the second largest fish producer in the world with a population of 13.70 million metric tons of fish during 18 and 19. మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఇవాళ ఈ యొక్క మత్స్య సంపద ఉత్పాదన విషయంలో భారతదేశం 2వ స్థానంలో ఉండడం మనందరికీ కూడా గర్వకారణం అని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. మొదటి స్థానంలో చేరుకోవడం కోసం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. Fish constitute about 10% of our total exports from India and almost 20% of agriculture exports in 17-18. With export earnings of $7 billion, India is the 4th largest exporter of fish in the world. Still, there is a lot of scope for improving our exports also. Apart from exporting marine products worth more than 47,600 crores, the sector also provides employment opportunities to more than 14.5 million people residing in remote villages of the Indian coast. Contribution of fisheries to the GDP is about 1% and about 5.37% to the agriculture GDP. The world fish production through capture and culture fisheries in the marine as well as freshwater regimes was estimated to be about 178.8 million metric tons. Out of this, the food fish production was estimated at 157.9 million metric tons. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।